नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं वो बहुत खास हैं। बहुत खास इस मामले में है क्योंकि वो आपको सड़क जैसी सुविधा देते हैं, आपको उस पर शानदार सड़कें बनाते हैं जिससे आप उस पर चल सकें। और बड़ी बात यह है कि बहुत यंग एज से राजनीति शुरू की थी, 3 बार के सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। उससे पहले वो उत्तराखंड में एक बार राज्य मंत्री रह चुके हैं और एक बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। केंद्र की बात करें तो कपड़ा मंत्री रहे हैं और अब वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बहुत लंबा सफर रहा सर राजनीति का आपका और बड़ी जल्दी शुरू किया आपने राजनीति। अच्छा है, अवसर मिलता रहा, समाज के बीच में काम करते ही रहते हैं जी। और पार्टी का भी इसमें अपने आप में बहुत योगदान है। एक प्रकार से जनता का ही प्रसाद है, पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है और जो अवसर मिलते रहे उन अवसरों का लाभ जिनके प्रसाद से यहाँ पहुँचे उन तक वो लाभ मिले, ऐसा हमेशा प्रयास रहा है। बहुत छोटे से पद से शुरू किया था आपने राजनीतिक करियर अपना। कैसे राजनीति में कैसे आपका पदार्पण हुआ? क्या चीज़ थी जो आपको इधर खींच लाई? देखिए, क्या है कि ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि परिवार से, समाज से ही आता है और मैं मेरे परिवार में हमेशा समाज के काम करने के लिए ही ज़्यादातर समय दिया, चाहे वो मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और भी जो पुराने हैं मेरे ननिहाल से, बाकी समाज से। तो हम देखते ही रहते थे कि अपने बारे में अगर कोई समस्या भी रहती थी तो समाज को कुछ करके देना है, ऐसा परिवार में रहा है। तो उससे एक दिमाग में था कि भाई काम करते रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर जब किसी का काम कर देते हैं तो वो आत्मिक संतुष्टि जो होती है उसका कोई जवाब नहीं है। गांव के, तहसील के, ब्लॉक के बच्चे पढ़ते थे अल्मोड़ा में, तो उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट होता है तो लगता है यार ये व्यक्ति तो बड़ा बुद्धिजीवी है और खुद ये लगता है कि यार मेरे से अच्छा बुद्धिजीवी है, तो मन करता है इसको किताबें भी दो, इसके कमरे का किराया नहीं है तो इसके कमरे का किराए में भी सहयोग कर दो, तो कहीं इसको बाहर पढ़ने के लिए जाना है, कंपटीशन में जाना है तो इसको भी सहयोग कर दो। तो क्या लगता है कि वो व्यक्ति नहीं लगता, वो अपना लगता है। ठीक बात है। जब वो अपना लगता है तो मन में ये भाव आता है कि यार मैं तो ये नहीं कर सकता, ये कर रहा है, तो इसकी खुशी मेरे को अपनी खुशी मान लेता है। ऐसा मैंने देखा। आपने बहुत कम उम्र में सारा ये फासला तय कर लिया। जी जी जी। कैसे कर पाए इतनी? कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि ये अवसर भी अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से प्रारब्ध ही होता है और हमें भी कुछ पता नहीं रहता कि अब क्या होने वाला है। मुझे थोड़ी पता था, मैं जब पंचायतों का चुनाव लड़ा था, कि मैं सांसद बनूंगा, मुझे देश का मंत्री भी बनाया जाएगा, मैं रोड के मंत्रालय देखूंगा। आप तो बचपन से ही एबीवीपी से जुड़ गए थे। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। विद्यार्थी परिषद से? मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे आप इधर? कि आपको मालूम ही है कि मैंने बोला कि जैसे कि विद्यार्थियों के बीच में हम काम करते थे, तो क्योंकि राष्ट्र भावनाएं, राष्ट्र प्रेम ये सभी को ही रहता है। मुझे था ऐसा नहीं कहना चाहिए, देश में जो रह रहे सबको राष्ट्र प्रेम है, तो थोड़ा सा वो प्रेम बहुत रहता था। तो मुझे काफी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ता ही गया। आप आरएसएस से भी जुड़े रहे और जो नागपुर में संघ में जो तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण होता है वो भी आपने कंप्लीट किया? जी, मैं तृतीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी जी, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता मन से बनना पड़ता है, तो इसलिए मन से, तन से काम करके ही काम होता है। उसके बाद आप वीएचपी में भी रहे? मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता भी रहा। हाँ। मैं विश्व हिंदू परिषद का अल्मोड़ा जिले का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। सौभाग्य से जब मुझे अवसर मिला तो अशोक भाई सिंगल जी, परवीन भाई तोंगड़िया जी, वो सब मेरे घर पर भी आए हैं अल्मोड़ा में। आप एक जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री, 2 बार के विधायक रहे हैं आप, 3 बार सांसद हो गए। लेकिन उससे पहले ये जो सफलता है, सफलता के पीछे की एक कहानी भी है कि आपने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, आप हार गए। आपने पहली बार लोकसभा का 2009 में चुनाव लड़ा, हार गए। तो क्या उससे कोई सीख मिली? आप क्या सीख देना चाहते हैं कि हार से कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए? हाँ, हार से निराश नहीं होना चाहिए, मगर मेरे हार के पीछे काफ़ी सारे सरकमटेंसेस हैं। उसके लिए क्या है कि मैं जब 2002 में पहली बार विधायक का इलेक्शन लड़ा, तो उसके पीछे बहुत सारे अलग सरकमटेंसेस हैं। तब मैं पार्टी का
मुझे टिकट नहीं था। अगर मैं पार्टी का होता तो मुझे जीत जाता। 2009 का सरकमटेंसेस ये है कि मैं मंत्री था, कैबिनेट मंत्री, और मेरी पूर्व से बहुत तैयारी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा वोट से नहीं आ रहा। और 2009 का पता नहीं क्या माहौल था पूरे देश भर के अंदर। भारी शिकस्त हम पारी पार्टी के खाते। मनरेगा ने बड़ा काम किया था तो उनका। पूरे देश भर में हम चुनाव हारे। उत्तराखंड के पांचों लोकसभा हम हारे, मगर मार्जिनली लोग 2-2 लाख वोटों से चुनाव हारे। मेरा 6,200 वोट से चुनाव हारा। क्योंकि अलग अलग प्रकार का सोच होता है। लेकिन मैंने ये जो देखा अब तक, जो आपके बारे में लोगों ने बताया, जाना, समझा, आप 2002 में चुनाव हारे, लेकिन 2007 में जो आपने जीत की रफ्तार पकड़ी, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2007 में आप विधायक बने, राज्य मंत्री बनाए गए, 2008 में आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसलिए क्या है कि ये क्या कहना चाहिए कि मैं कह तो रहा हूँ कि 2002 में मुझे उस समय परिस्थितियां क्या थी कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया, मगर 2007 में मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया। ठीक 2 साल बाद मुझे मंत्री रहते हुए लोकसभा का टिकट दिया पार्टी ने, तो मुझे वो लड़ा तो वो हार गया। और उसके बाद ठीक 9 के बाद 12 में, यानी कि 10, 11, 12, 3 साल बाद मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला, पार्टी ने दिया। तो मैं विधायक बना और चीफ व्हिप बना उत्तराखंड में। और 12 के बाद 2 साल बाद ही मैंने लोकसभा लड़ा। 2014 में जो आपने लोकसभा तो मैंने हर 5-5 साल में दोनों चुनाव लड़े हैं। हाँ, मतलब ढाई साल में चुनाव लड़े आपने। तो मुझे एक बार नहीं लड़ा है, मैंने 2 टर्म लड़ा है। ये बड़ी बात है, आपने लंबे चुनाव लड़े, बहुत चुनाव। आप 2014 जीते, 2019 जीते, 2024 जीते, लगातार आप 3 बार से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये जो सफर रहा, कैसे इसको, क्योंकि अल्मोड़ा की जनता आपको छोड़ना नहीं चाह रही थी, उत्तराखंड के लोग आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मैं ये भी कहता हूँ, देखो हमारे उसमें 2-3 चीज होती है कि मैं ये बोलूं कि मैंने चुनाव लड़ा और मैंने जीता, ऐसा नहीं। मैं एक पार्टी का कैडर कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं हर 2-2 साल में भी चुनाव लड़ा, 5-5 साल में भी चुनाव लड़ा। मुझे पार्टी ने कहा कि तुम्हें लड़ना है, तो मैंने सहर्षी कार्यकर्ता के नाते से बोला हाँ लड़ूंगा। अजय टम्टा जी का जो कंपटीशन है वो स्वयं अपने आप से ही है क्या? बाकी कोई चैलेंज सामने है नहीं। आप 2014 का चुनाव जीते 34,000 वोट से, 2019 का चुनाव जीते 3,32,000 वोट से, 2024 का चुनाव जीते, अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया 3,34,000 से। तो क्या आपका चैलेंज अपने आप से ही है? अब ये तो ठीक है, मुझे मेरे लोगों ने मेरे को हमेशा बढ़ा के ही चुनाव जिताया, लगातार ही बढ़ाते रहे, मार्जिन बढ़ता ही रहा, ये अच्छा है। मगर ऐसा है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंपटीशन आपने बोला कि अपने से ही है, ये लोगों का प्यार ही है। जो और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के साथ में एंटी इनकम्बेंसी होती है, आपके साथ प्रो इनकम्बेंसी है। और ये मेरा ही प्यार नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देवभूमि का हूँ, मेरा डेवलपमेंट ये वो सब, इस सब में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ा है, और हर व्यक्ति आज उनको, हर माताएं, बुजुर्ग, महिलाएं, सारी, बहुत बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। आपको फिर केंद्र में, आप तो राज्य में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, फिर बाद में आपको केंद्र में कपड़ा मंत्री बनाया गया। देश भर के अंदर हमारे एनटीसी के बहुत सारे मिल्स रही हैं, उन मिलों में भी बहुत सारा हमने प्रयोग किया और सफलता भी मिली। देश भर के बहुत सारी सरकारी कपड़ा मिलें बहुत सारी घाटे में थी, और उनको कैसे प्रॉफिट मिलाएं, तो ऐसे हमने टारगेटेड 8 मिल्स को टारगेट किया था, और उसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स के आधार पर हमने संशोधन किए, अच्छे काम हुए। और मेरा, क्योंकि मैं रिसर्च विंग में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैं टेक्निकल टेक्सटाइल, नेचुरल टेक्सटाइल, फाइबर पे, नेचुरल फाइबर पे, मैनमेड फाइबर पे मैंने बहुत काम करना चालू किया। और आज सौभाग्य है कि आज हमारा जो इस बार का बजट भी आया है वो नेचुरल फाइबर के लिए अलग से किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उससे क्या है कि हमारे देश में स्वदेशी का भाव उत्पन्न हो, हमारे देश में इंपोर्ट कम हो, कपड़े को बाहर से ना खरीद के देश के अंदर ही कपड़े का रॉ मटेरियल भी बने और यही देश के अंदर कपड़ा बने, देश का कपड़ा देश के काम भी आए, और आवश्यकता पड़ने पर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट खत्म हो, ऐसा मेरा कहना था। इसलिए टेक्सटाइल के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट में हमने बहुत काम किया, चाहे वुडन क्राफ्ट है, स्टोन क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट है, और खुद मैं एक
मेटल क्राफ्ट हूँ, ताम्रकार हूँ, जी जी। तो ध्यान में ही रहता था कि भाई कारीगर की समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। ये कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि हमने एक्सपोर्ट को अच्छे मार्केट देने का काम किया, और इसलिए टेक्सटाइल में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसको मजबूत करने का काम किया, उसकी एक रचना बनाने का काम किया, और इसलिए टेक्सटाइल इंडिया 2017 में एक ही अम्ब्रेला के नीचे पूरे देश भर के सारे हैंडीक्राफ्ट्स को हमने लाने का काम किया। और फिर हम ग्लोबल जो एम्बियंते जर्मनी के अंदर फेयर होता है वर्ल्ड क्लास का, उस फेयर में भारत पार्टनर कंट्री के रूप में 2019 में आया, और आज हमारा एक्सपोर्ट देश में हैंडीक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा है, जिससे हमारे हाथ कारीगर मजदूर को एक अच्छा पैसा मिलता है और उसकी आजीविका के अंदर मजबूती प्रदान होती बड़ा खुशी मिलती हुई आपको आज देख करके जब ये कारोबार फल फूल रहा है। है। ठीक है, अच्छा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मित्रों, आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले चरण में हम आपसे बात करेंगे जो सड़कें बन रही हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का बजट है सड़क बनाने में, राजमार्ग बनाने में, एक्सप्रेसवेज लगातार बन रहे हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। पूर्वोत्तर आपको खास कर दिया गया है, क्योंकि वो जो चिकन नेक है उस पर लोगों की निगाह रहती है, वहां पर आपने बहुत काम किया है। उन सब के विषय में जानकारी हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चार 403 विधायक, 80 सांसदों से जहां देश प्रदेश की सरकारें आकार लेती हैं। नजाकत, नफासत और तहजीब की अटखेलियां जहां गोमती के साथ बहती हैं। जिस प्रदेश को चलाता है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक दल। सबसे बड़ी आबादी जहां लोकतंत्र की धुरी बनती है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से तय होता है। देश का आज बदल रहा है आज की खबर से। आज की खबर, खबर जहां हम वहां। एक छोटी सी लापरवाही आपको कर सकती है बहुत बीमार। सुलझते काम के बीच जब उलझती है जिंदगी, तब शरीर पर होता है सबसे बड़ा हमला। सवाल हो जब सेहत का, तो लक्षण से इलाज तक, हर सवाल का जवाब देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ। देखिए हेल्थ कैंप विद अपर्णा, सिर्फ आज की खबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सड़क परिवहन मोदी जी का भी काफी फेवरेट वो रहा है, बड़ा बजट यहाँ पर आता है। क्या लगता है कि देश में इस समय एक्सप्रेस वे का एक पूरा जाल बिछ गया है? देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्ट्री है मेरी, ये अपने आप में बहुत ही गजब मंत्रालय है। ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे कहा है कि हाथ पे जो रेखाएं होती हैं वो उसको देख के उस व्यक्ति का भविष्य बनता है। भविष्य बना, बिल्कुल। हम हाथ की रेखाओं से बता सकते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। और इसलिए क्या है कि जो जितनी अच्छी गहरी और अच्छी रेखाएं होती हैं वो प्रदर्शित करती हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मेरे जो है 1.5 लाख किलोमीटर की हमारी नेशनल हाईवे पूरे देश भर के अंदर है। 2014 के बाद हमारा जो काम चल रहा है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हमारी नेशनल हाईवेज है। अब इस नेशनल हाईवेज का जो बजट लगभग हम 15 लाख करोड़ रुपए का अभी वर्तमान में पूरे देश भर में काम चल रहे हैं। 3.5 सवा 3 लाख करोड़ का बजट भी रहता है अलग से। NHAI
ऐसी रोडों के निर्माण कर रहे हैं। मैं अभी भी एक रोड का विजिट करके आया हूँ, दिल्ली फरीदाबाद का। आज गडकरी जी के साथ मुख्यमंत्री जी भी थी। जो हमारे समय की जो बचत है और जो ट्रैफिक जाम है उससे निजात मिले, तो नए ग्रीन फील्ड बना रहे हैं, नए एलिवेटेड कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बना रहे हैं, दिल्ली देहरादून जैसे मार्गों को बना रहे हैं जिसमें कि बहुत सारा समय की बचत है। अब मात्र 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये दूरी तय हो जाती है। तो फ्यूल कम खर्च होता है, गाड़ी की घिसाई कम होती है, टायर कम घिसते हैं। ऐसे ही जो हमारे जितने भी हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, लगभग 25 के आसपास हमारे नए ऐसे ग्रीन नए फील्ड बन रहे हैं। जो ब्राउन फील्ड हैं उनको भी हम जो इंटरमीडिएट है उसको 2 लेन कर रहे हैं, 2 लेन को 4 लेन कर रहे हैं, 4 लेन को 6 लेन कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि 2047 का जो भारत है उसके लिए हमारी अब रोड नेटवर्क की तैयारी हो रही है। एशिया का बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, उस वहां तक हमारी रोड बनी। हिमालय के अंदर भी कॉरिडोर हम बना रहे हैं। तो ये इसलिए संभव है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं और नितिन गडकरी जैसे विजनरी सोच के व्यक्ति हमारे मंत्री हैं। आज हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मैं आसाम के इलेक्शन में था भी। नहीं, मैं उसमें एक चीज जोड़ दूं कि ये जो चिकन नेक है, जो बॉटल नेक हम जिसकी बात कर रहे हैं, उस पर तमाम हमारे दुश्मनों की नजरें रहती हैं कि इसको अगर हम पकड़ लेंगे तो 7 सिस्टर जो 7 स्टेट्स है वो कट जाएगा। वहां पर आपने बहुत ज्यादा काम किए। देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में काफ़ी समय किया। इस बार मैं 1 महीना अभी असम में रहा। असम में भी सिलचर, हेलाकंडी, करीमगंज, ये वाला बेल्ट मैंने पूरा देखा। ऐसे ही हमने गारो हिल, खासी हिल, जयंती हिल, ये सारा हम रोड नेटवर्क से बहुत अच्छे से कनेक्टिंग हो। मणिपुर और हमारा जो फैजोल वाला है, मैं अभी फैजोल भी गया था, जो कुकी बेल्ट है, तो वहाँ हमारी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो। हमारे अरुणाचल की जो रोड है वो और बेहतरीन बॉर्डर तक जाए। वो तमाम काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर रोड नेटवर्क का बहुत बेहतरीन हो रहा है। हम नदी और ब्रह्मपुत्रा के नीचे से भी हम नदी के अंदर टनल डाल के रोड बनाने का बड़ी बात है। अब अगर आप गुवाहाटी से आपको सिलचर आना है तो 15 घंटे लगते हैं। हम 4.5 घंटे का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने वाले। तो ये सारा काम इतनी जल्दी और इतनी स्पीड में ही हो रहा है। मैं ही जहाँ का रहने वाला हूँ, आप टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने में आपको पहले 12 घंटे लगते थे। आज हमने इतना बढ़िया ऑल वेदर रोड बनाया है कि हम 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और पिथौरागढ़ से लिपुलेख हम 6.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये भी छोड़िए, अगर आप दिल्ली से, मैं कल ही 3 दिन पहले गया हूँ, मैं 10:30 बजे दिल्ली से गया और 11:30 बजे में पिथौरागढ़ में मैंने, मेरे जहाज ने जिसमें मैं गया वो लैंड किया। और 11:30 बजे मैं जब वहाँ से चला, 1:30 बजे मैं धारचूला था। धारचूला में खाना खाया और उसके बाद 4.5 घंटे में शाम के करीब 5:30-6 बजे मैं भारत के पहले गांव गुंजी में था। तो एक ही दिन में मैं दिल्ली की राजधानी से चाइना, नेपाल के बॉर्डर के और भारत के पहले गांव में मैं पहुंच गया था। बड़ी बात। ये रोड का कमाल है, रनवे का कमाल है, ये बहुत बड़ा कमाल है। वैसे भी कहा जाता है कि ये जो सड़कें हैं वो शरीर में धमनियों के तरीके काम करती हैं, ब्लड संचार का पूरा। अब इसलिए ये जो मैंने प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत का भविष्य इन रोडों के कारण से बहुत ही चमक रहा है, आगे जाने वाला है। मेरे पास पहली बार मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग हुआ, पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र एयर कनेक्टिंग हुआ, पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र अच्छी बेहतरीन रोड का ऑल वेदर का पहले कनेक्टिंग हुआ। तो मैं कह सकता हूँ, आपने बोला ना कि कैसे बार बार अधिक वोटों से जीत रहे हो, ये इसका परिणाम यही है कि लोगों को दिखा कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में अच्छी रोडें पहली बार बनी है, पहली बार जहाज उतरा है, पहली बार रेल आई है, तो वोट नहीं देंगे क्या? बड़ी बात। पहली बार मेडिकल कॉलेज बना है, एक नहीं 2 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज मेरा चल रहा है। कोई काम करे तो ऐसा नहीं कि जनता उसको प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती है। बड़ी बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह कि जिस बॉटल नेक को बचाने के लिए आपने इतने काम किए, 2 लेन रोड बनाए, जिले सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा और जो राजधानियां हैं उनको 4 लेन से जोड़ा। अब जो वेस्ट बंगाल में आपकी सरकार बनी, जहां पर आपने भी काफी अच्छी मेहनत किया वहां से, तो वो एरिया पूरा केंद्र सरकार को मिल गया है और अब केंद्र सरकार उस पर एक अच्छा
आर्मी भी काफी लगा रही है और काफी डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपको खुशी मिलती है? देखो, मेरा कहना ये है, बंगाल के लिए जो हमारे डेवलपमेंट है, हम रोड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसी और मेरे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय है, बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो सब अब काम करेंगे। जहाँ जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे वो बंगाल हो चाहे असम हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत भी जबरदस्त मिलती है। ठीक है, ये जरूरी है और जी। अच्छे काम करने का परिणाम है। सड़कों का जो संजाल बिछा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम 100% आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज इतने बड़े बड़े हम कॉरिडोर बना रहे हैं। जी। आज भी हमने जो एक फरीदाबाद जाने के समय एक ब्रिज है, वो सिंगल स्पान 150 मीटर का स्पान का ब्रिज है, तो वो अपने आप में एक इतिहास बनाता है। सिंगल पिलर ब्रिज है, तो ये अपने आप में कीर्तिमान, हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ही रहे हैं। अपने डिफेंस कॉरिडोर भी अब हम बनाया है बढ़िया। बना रहे हैं। रेलवे में देखो, अब हम बुलेट ट्रेन लेकर आ रहे हैं। जी जी। तो ये विजनरी सोच का परिणाम है। नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है वो आधुनिक भारत की तरफ को जा रही है, विकसित भारत की तरफ जा रही है। हम कह ही नहीं रहे, हम जमीन में उतारने का काम कर रहे हैं। बहुत कम समय बचा है, थोड़े सा जल्दी से सवाल लेते हैं, 2 सवाल। एक बड़ी बात यह कि ना कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये जो टोल है, टोल पर भी आपने काफ़ी काम किया और उसमें भी तकनीक का इस्तेमाल किया। वहाँ से निकाल करके एनालॉग से निकाल करके आप फास्टैग पर लाए, आपने बढ़िया फास्टैग इस समय चल रहा है। अब उसमें भी एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका विभाग की सैटेलाइट से ही कट जाएगा, जितनी आप दूरी का तय करेंगे उतना ही पता कटेगा। हमने अभी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लगभग हमारे देश भर में 1100 टोल है। इन 1100 टोल में हमने एक गुजरात के अंदर, दूसरा हमने यहीं दिल्ली में यूएई में हमने लगाया है। मल्टी लेन फ्री फ्लो, आप बहुत सारे लोग गाड़ियाँ के लेन है और मल्टी लेन में फ्री फ्लो ऑटोमेटिक ही उसके नंबर प्लेट को रीड करेगा और वो उसका टोल काट लेगा। है गैंट्री पे कैमरे ही लगे हैं, कई प्रकार के कैमरे लगे हैं, जिससे गाड़ी का साइज बताएगा कि भाई का ये कार है, ट्रक है, बस है, उसकी नंबर प्लेट उससे मैच होगी, उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक उसका टोल कट जाएगा। जो घंटों तक लाइन लगी रहती थी वो लाइन नहीं रहेगी, इसलिए मल्टी लेन फ्री फ्लो बोला है। बड़ा फायदा मिलेगा बहुत क्योंकि हम फायदा लोगों को मिलेगा। लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ही काम हम पूरे देश भर के अंदर सभी टोल पे करने वाले हैं, जिससे कि एक किसी को बिना समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये करने का काम क्या है, भ्रष्टाचार में लगाम भी लगेगा। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये जो कंपनियां भी भ्रष्टाचार करके पैसा अपने घर ले जाती थी, कोई भी पैसा नहीं ले जा पाएगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन उसमें एक समस्या है सर, समस्या है कि आप रोड बनाते हैं तो उसमें लोगों की जो शिकायत है कि टोल बहुत लग जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ यूपी में एक बनाया एक्सप्रेस वे, उसमें 1600 रुपये टैक्स लग रहा है टोल का। तो और दूसरी समस्या ये कि बरसात में जब गड्ढे बन जाते हैं तो उसको वो लोग रिपेयर नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कोई ध्यान रखते हैं? मेरे को जो मालूम है, जो टोल है वो जो गाड़ी है, कार है या बस है या ट्रक है, तो आपने देखा भी होगा वहाँ पर लिखा रहता है टोल, जहाँ लिखा रहता है, तो वो हमारा एक्ट है, कानून है। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि पर किलोमीटर पर व्हीकल तय होता है। अब जितना स्पान होगा, जितने लंबा टोल होगा, तो पर किलोमीटर के हिसाब से टोल लिया जाता है। समस्या है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हालांकि आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत होते ये हैं। बड़ा कष्ट हर का घंटे विषय, 56 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बड़ा कष्ट साल का में विषय। 1200 से 1300 लोग मर जाते हैं सर। ये बहुत ही कष्ट का विषय है। जी। पूरे साल भर में 4.5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। 1,80,000 लोगों की सड़क एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में मौत होती है। पहला कारण इसका अवेयरनेस की। 2 व्हीलर वाले, बाइक वाले ना हेलमेट पहनते हैं, गाड़ी को रॉन्ग साइड चलाते हैं और बहुत सारे जानबूझ के लोग उल्टी दिशा को गाड़ी चलाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है। हम चाहते हैं जितने ब्लैक स्पॉट हैं, जिसके कारण कभी कभी रोड की भी, इंजीनियरिंग की भी गड़बड़ होती है, रोड गड़बड़ होती है, तो जो भी हमारी ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में जो एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डीएम की अध्यक्षता में रहती है, सांसद भी उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट हमारे पास आती है ईडार से, एक हमारा एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें पुलिस का, हॉस्पिटल का, एक्सीडेंट का, गाड़ी का सारा डिटेल होता है। तो उसके जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, तो उसका हम ब्लैक स्पॉट की हम मेंटेनेंस भी करते हैं, जिससे कि ब्लैक स्पॉट भी ना रहे और लोग जहाँ पर एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं वो ना हो। तो इस पर भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं।
हमने एक योजना भी चलाई है कि हमारा एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोगों को बचाया भी जाता है, मगर लोग ले जाते नहीं हैं। तो इसलिए हमने एक नई स्कीम चलाई है कि जो व्यक्ति ऐसे एक्सीडेंट के बाद उनकी मदद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, उसको हमने राहगीर बोला है। हम उसको ये एक बड़ी 25,000 नई योजना है सर, क्या ये? हम उसको 25,000 रुपये का इंसेंटिव देंगे। जी। और जो इस हॉस्पिटल में जो भी एक्सीडेंट हुआ है जहाँ ले जाएगा, उसका 7 दिन तक का इलाज हम करेंगे। और जो राहगीर के माध्यम से जो पहुंचाए हॉस्पिटल, उसका इलाज करे, हफ्ते भर तक का 1.5 लाख रुपए का इलाज करे, तो उससे हम देश भर में लगभग 50,000 लोगों की जाने एक्सीडेंट के कारण से जो मौत होती है उसको हम बचाया जा सकता है। इस गोल्डन आवर का उपयोग करें। बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल है सर, आपने जो ये ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर की लापरवाही से होते हैं, आपने ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए एक हम ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम देते हैं। जी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। सर समय इतने की ज़्यादा देता है, लेकिन चलते चलते हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अल्मोड़ा के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूरे देश के लोगों को? यही खबर देना चाहता हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, अच्छे से रहें, ईमानदारी के साथ से जो भी जिम्मेदारी आप सबको हम सबको मिली है उस ईमानदारी के साथ काम करके देश के सिस्टम को फॉलो करते हुए हम हर बार नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को चलाएं। एक सुखी जीवन चलाते हुए आने वाले भविष्य की अच्छी कल्पना करते हुए हम रोज देश हित में काम करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये है अजय टमटा साहब जो बता रहे हैं कि जो सड़कों का जाल बिछाया है वो सड़कों का जाल 2047 का जो भविष्य है भारत का वो दिखाएगा, क्योंकि सड़कें ऐसी हैं जो कि विकास का काम करती हैं और 2047 में जो विकास होगा वो सड़कों के माध्यम से ही आएगा। आप हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।